साइड है या उल्टी जानिब है, एक पाँव और हाथ काम नहीं करता। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही काम नहीं करता या कुछ हरकत है? ये पाँव में हरकत है, हाथ में हरकत नहीं है। और आपने किसी मुआलिज को दिखाया है? ये गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि इसके इलाज कोई नहीं है, मेडिसिन आप ना जो है हैवी यूज करेंगे तो दोबारा हो सकता है। अच्छा, दो सवाल और है मेरे कि आपकी वालिदा की उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 46 बरस है। 46? जी जी। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि इनको ब्लड प्रेशर या शुगर या इस किस्म की कोई बीमारी? दोनों ही है, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और शुगर भी है। और वो दवाओं से मतलब उसका इलाज हो रहा है, कंट्रोल में है कि नहीं? नहीं सर, दवाएं कोई भी यूज नहीं कर रही है। दवाएं कोई भी यूज नहीं कर रही। चलें डॉक्टर नवीद, ये तो बड़े खतरे की बात है कि जो दो रिस्क हैं उनमें दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों का इलाज नहीं हो रहा, तो ये तो खुदा न करे इनके पास बहुत ही रिस्क है कि फालिज इसीलिए हो भी चुका है, दोबारा कहीं ना हो जाए। जो एक दफा फालिज हो चुका, उसकी सबसे जो दवाएं दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको कम करने की दवा देते हैं, अगर शुगर है बढ़ी हुई तो उसको कंट्रोल करने की दवा दी जाती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने की दवा दी जाती है, अगर दिल कमजोर है तो दिल का फंक्शन बेहतर करने की दवाएं दी जाती हैं। यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट किया जाता है। दूसरा, फिजियोथेरेपी बेहद जरूरी इलाज का हिस्सा है, उसको गैर अहम नहीं समझना चाहिए। पहले 3 महीने वो पीरियड होता है कि जिसमें अगर अच्छी वर्जिश करा ली जाए तो जो पैरालाइज्ड हिस्सा है उसका फंक्शन वापस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 3 महीने के बाद जैसे जैसे अगर वक्त गुजरता जाए और अच्छी फिजियोथेरेपी ना मिले तो फिर हाथ पैर में अकड़ाव इतना ज्यादा आ जाता है, तशन्नुज जिस्म के उस हिस्से में इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर मरीज आपको करीब भी नहीं फटकने देता। तो बताने की बात यह है कि जब फालिज हो तो वर्जिश जल्दी शुरू कराएं, और जो रिस्क हैं उनका कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। तो दवाओं को मुनक़ता कर देना तो बिल्कुल भी मुनासिब चीज नहीं है। तो अच्छा खासा इम्कान है इनको जवानी में हुआ है कि 46 साल की उम्र, 3 साल पहले हुआ, यानी 43 साल की उम्र में फालिज हो गया था। एक और कॉलर लाइन पे है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैं लैपटॉप से फोन कर रहा हूँ। जी फरमाइए, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे फालिज हो गया, तो फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, मुझे फिर 8 महीने हो गए, तो मेरा हाथ भी काम कर रहा है, ऊपर तक जाता है, मेरा पैर भी काम कर रहा है, अब बड़े भारी है ये मसला बना हुआ। आपकी उम्र कितनी है हुजूर? जी मेरी उम्र तकरीबन 50 साल होगी, 50 से 1-2 साल कम या ज्यादा। अच्छा, और कोई ब्लड प्रेशर की या शुगर की कोई बीमारी आपको? नहीं, शुगर की नहीं है, ब्लड प्रेशर थी और वो उसकी लेता था, कभी नहीं लेता था। आजकल ले रहे हैं कुछ इलाज कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का कि नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ सर, पाबंदी से कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहब से मशवरा लेते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ और मेरे बेहतर हो मेरे लिए, फिजियोथेरेपी भी करा रहा हूँ मैं। जी कुछ मैं अभी बेकार हो गया बिल्कुल, मेरी बेटियां ही है। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब जवाब देते हैं आपके सवाल का। फालिज के बाद जब जिस्म में सख्ती आना शुरू होती है तो उस सख्ती को नरम करने के लिए जो मेन चीज है वो फिजियोथेरेपी यानी वर्जिश है जो आप करवा रहे हैं। कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जो सख्त पट्टों को नरम करती हैं, जिनमें बैक्लोफिन है और टाइजानिडीन किस्म की दवाएं हैं। उनका मेन साइड इफेक्ट बस थोड़ी सी गुनूदगी है, मगर वो जिस्म के पट्टों की सख्ती को कम करने में बहुत माउन साबित होती हैं। तो फिजियोथेरेपी के साथ वो भी शुरू होनी चाहिए। दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं खासतौर पे जहां से हिस की नसें गुजरती हैं और जिस एरिया को हम ब्रेन में थैलेमस कहते हैं, अगर वहां का फालिज हो जाए तो हाथ में चूंटियां रेंगना या भारीपन महसूस होना, ये अक्सर अलामत होती हैं। और इनको कम करने की भी कुछ ऐसी दवाएं हैं जो जिससे ये भारीपन और ये चीज कम हो जाती है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें जो कि आपको फिर अप्रोप्रिएट दवाएं बताएंगे ताकि आपकी ये पट्टों की जो सख्ती है ये कम हो, पट्टे आपके नरम हो जाएं तो आप बेहतर फील करेंगे और आपका चलना फिरना और ज्यादा सहूलत से हो सकेगा। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आपका बेहद जरूरी है, तो वो उसकी दवा और खून पतला करने की गोली आप जरूर लेते रहिए। डॉक्टर साहब बड़ी मकबूलियत है आपकी कि कॉलर दर कॉलर लाइन पे हैं। एक और कॉल है, वो भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? मोहम्मद लतीफ बात कर रहा हूँ, पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी लतीफ साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि टीबी जो मर्ज है जी इसका एपिडेर्माइटिस से क्या तल्लुक है? अगर एपिडेर्माइटिस है तो नोडल कंडीशन है, तो नोडल कंडीशन को रिमूवल करने के लिए ऑपरेशन कराना जरूरी है। अगर ऑपरेशन करवाना है तो किस डॉक्टर के पास जाया जाए? आपका कुछ सवाल समझ नहीं आया। एपिडर्माइटिस कोई ऐसी कंडीशन होती नहीं है। एपिडर्माइटिस कौन सी कंडीशन है इससे हम वाकिफ नहीं है।
और आपको अगर नोडल टीबी है तो नोडल टीबी का यानी गुदूद जो होते हैं उनकी टीबी है तो उसकी तशखीस दो तरह से हो सकती है। एक, उसके अंदर सुई डाल के उसको मवाद उसमें से निकाल लें, और उसमें से मवाद अगर निकाल लें सुई डाल के, इसको FNAC कहते हैं, यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वो मवाद कुछ निकाल के, सेल्स निकाल के, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उस पर 80 से 90% की एक्यूरेसी से डायग्नोसिस हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि गुदूद का एक हिस्सा या पूरा गुदूद निकाल लिया जाए और उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाए, और उससे तशखीस हो जाएगी कि ये टीबी का मर्ज है कि नहीं। एक दफा तशखीस हो गई तो फिर टीबी का मुनासिब इलाज शुरू किया जा सकता है। इलाज उमूमन कम से कम 9 महीने से 1 साल होता है, और उसके बाद ज्यादातर केसेस में यानी 80 से 90% केसेस के अंदर मुकम्मल तौर पे इलाज हो जाता है और मुकम्मल इफाका होता है मरीज को। एक और कॉलर डॉक्टर नवीद लाइन पे हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो, वाल साहब, हुजूर अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? कराची से बोल रहा हूँ, नौशाद मेरा नाम है। जी नौशाद साहब, सवाल क्या है? मेरे कमर में मोहरे में कोई गैप आ गया है। अच्छा। जिसकी वजह से टांगे मेरी सुन हो जाती है। ठीक है। और सीधा भी खड़ा होता हूँ तकलीफ होती है। डॉक्टर नवीद से पूछते हैं कि क्या मशवरा देंगे आपको? अच्छा। आपके साथ यही हो रहा है कि जो मोहरों के दरमियान जो डिस्क है वो अपनी जगह से शायद हिल गई है, और वहां से जो साइड से नसें निकल रही हैं वो दब रही हैं, तो आपके पैर शल हो जाते हैं और आप सुनपन है और झुकने से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। आप किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपके अप्रोप्रिएट टेस्ट जैसे कमर का एक्सरे या MRI करवाएंगे। हो सकता है कि आपको नसों, आपका मुआयना देखने के बाद आपको नसों के टेस्ट NCS EMG की जरूरत पड़े। आपको कुछ जो बेसिक वो हैं एहतियाती तदाबीर जैसे झुकना अवॉइड करना या भारी चीजें उठाना या जमीन पे सोना या फोम पे सोना, इनके खिलाफ आपको बताया जाएगा कि इनके क्या मुज़र असरात हैं। आपको कुछ दवाएं ऐसी दी जाएंगी कि जिससे आपकी तकलीफ और ये सुनपन बेहतर हो, और वहां से फिर आपको लेके चलेंगे। तो आप, मेरा तो यही मशवरा है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलें। डॉक्टर नवीद, बहुत ही ब्रीफली, चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब पहुंचने वाले, इन्वेस्टिगेशंस पे बात हो रही थी कि अगर किसी को फालिज का शक है या फालिज हुआ है तो क्या टेस्ट कराए जाते हैं, और ये टेस्ट आम अस्पतालों में मुयस्सर हैं कि नहीं है? हाँ, कुछ ब्लड काउंट्स हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये आम टेस्ट हैं। जिनको किडनी का फंक्शन है ये देखा जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर यंग पेशेंट है तो खून गाढ़ा जो होने की जो बीमारियां उनके टेस्ट कराए जाते हैं। अगर एस्टैब्लिश फालिज हो चुका है तो सबसे ज्यादा जरूरी एक CT स्कैन या MRI है, ताकि उसको डायग्नोज कर सकें कि दिमाग में रग फटने से फालिज हुआ है या क्लॉट फंसने की वजह से फालिज हुआ है। ECG बेहद जरूरी इन्वेस्टिगेशंस में से है। अगर ECG में अलामत नजर आ रही हैं और खून का टुकड़ा फंसने की वजह से है तो दिल का एक अल्ट्रासाउंड जैसे इकोकार्डियोग्राम और गर्दन की शरियानों का अल्ट्रासाउंड जिसे कैरोटिड डॉपलर कहा जाता है वो करवाना जरूरी है, ताकि देख सकें कि टुकड़े दिमाग में जा जाके जो फंस रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ताकि उनका सद्देबाब किया जाए। और ये मतलब जो टेस्ट हैं ये एक अच्छे अस्पताल में मुयस्सर होंगे? जी हाँ, एक बड़ा। अच्छा, ये तो हो गए मतलब इन्वेस्टिगेशंस। फिर आखिर में ब्रीफली इलाज, एक तो आपने बता दिया कि रिहेबिलिटेशन, ये जो वर्जिश वगैरह करवानी होती है, जो मुतासिर आज़ा हैं, मुतासिर हिस्से हैं जिस्म के, उनकी फिजियोथेरेपी, और क्या इलाज है? बेसिकली रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाएं, शुगर बढ़ी हुई है तो शुगर को कम करने के लिए या तो गोलियां या इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं, खून पतला करने की दवाएं जिसमें क्लोपिडोग्रिल या एस्पिरिन है ताकि आपका खून पतला रहे और गाढ़ा ना हो। अगर रक्त फटने से वो हुआ है तो 1-1.5 महीने तक आप खून पतला करने की गोलियों को रोक के रखते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को आप वैसे ही कंट्रोल करेंगे जैसे दूसरे फालिज में करते हैं। 1.5 महीने बाद रक्त फटने वाले फालिज के बाद भी खून पतला करने की गोली सेफली इस्तेमाल की जा सकती है ताकि दोबारा अटैक खून का टुकड़ा जमने की वजह से ना हो। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कि अगर फालिज डेवलप होना शुरू हो गया है तो उसकी मजीद प्रोग्रेशन यानी मजीद बढ़ने से, जैसे दिल के अटैक में होता है कि मतलब खून पतली करने की दवाएं दे दें या एंजियोप्लास्टी कर दें, इस किस्म की कोई चीज है? जी, अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA जैसे कहा जाता है, एक इंजेक्शन वो किया गया है, मगर उसके लिए जरूरी ये है कि मरीज या उसके अटेंडेंट्स इस बीमारी की शनाख्त जल्दी करें और जल्द से जल्द घंटे के अंदर अंदर मरीज को वहां लेके जाएं, क्योंकि इस दवा को टाइम
फ्रेम है देने का, 3 से लेकर 4.5 घंटे तक ये दवा दी जा सकती है। वरना फिर उसके बाद अगर ये दें तो इसके मुज़र असरात हो सकते हैं। दिमाग के अंदर अगर एस्टैब्लिश स्ट्रोक हो जाए तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर ये दवा देनी है तो जल्दी देनी है, 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर। अलामात को जल्दी पहचाने, जल्दी उसकी तशखीस हो, और ये सिर्फ इस्कीमिक स्ट्रोक में होगा, जहां रक्त फटने वाली फालिज में ये तो बल्कि और नुकसानदेह साबित हो जाएगी। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारी डॉक्टर नवीद के साथ फालिज के मौजू पे गुफ्तगू रही है, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हर हफ्ते हमारी यही कोशिश होती है कि आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा करें और आपके कुछ सवालात का जवाब दे सकें। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।